अब तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10-10 रजाई हैं, वो भी अलग अलग तरह की। अब तो हम किसी भी रजाई में आराम से सो सकते हैं और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। और अब तो हमारे बीच में कभी भी रजाई को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। तुम सबने सच में काफी अच्छा काम किया है। जरा हमें भी बताओ ना कि किस तरह से तुम सबने जुगाड़ करके ये अलग अलग रजाई बनाई है, ताकि हम लोग भी इस तरह की रजाई बना सके और ठंड से बच सकें। हाँ काकी, क्यों नहीं। एक एक अब सभी बहुएं अपनी जुगाड़ से तैयार की गई उन अलग अलग रजाई के बारे में उन सबको बताती हैं। तो आइए दोस्तों, इन लोगों के साथ साथ हम भी जानते हैं कि किस तरह से इन सभी लोगों ने अपनी जुगाड़ से इन सभी रजाई को बनाया है। अब तो बिल्कुल भी ठंड में खेला नहीं जा रहा है। चलो चलकर रजाई में बैठते हैं। राजू, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, चलो चलकर रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं, फिर हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। दोनों बच्चे ठंड से कांपते हुए घर के अंदर जाते हैं और घर में रखी इकलौती पुरानी फटी रजाई को ओढ़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों बच्चों में उस रजाई को लेकर खींचतानी शुरू हो जाती है। चुपचाप से रजाई छोड़ दे, इस रजाई में पहले मैं आकर बैठा था, ये रजाई मेरी है, इसे पहले मैं ओढ़ूंगा। अच्छा, तो तब तक क्या मैं ठंड में कांपती रहूंगी? चुपचाप से रजाई छोड़ो, ये रजाई मेरी है। दोनों बच्चों को चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी माँ वहां आती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? देखो ना माँ, पहले रजाई मैंने ओढ़ी थी, लेकिन ये पिंकी की बच्ची मुझसे रजाई छीन रही है। माँ, ये झूठ कह रहा है, रजाई पहले मैंने ली थी। हाँ, तो मेरी बेटी झूठ कह रही है, ये रजाई इसकी है तो यही ओढ़ेगी। ऐसे कैसे ओढ़ेगी ये रजाई? क्या तुम अपने साथ दहेज में लेकर आई थी जो इस पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हक है? अक्सर इन सभी बहुओं को और उनके बच्चों में अपनी घर में रखी हुई इकलौती फटी पुरानी रजाई को लेकर इसी तरह लड़ाई हुआ करती थी। ठंड के मौसम में इस फटी पुरानी इकलौती रजाई में उन सभी का गुजारा करना काफी मुश्किल था। अरे यार, थोड़ी रजाई तो मेरी तरफ दे दो। पूरी रजाई तुम लोगों ने अपनी तरफ खींच रखी है, अब क्या सारी रात में ठंड में कपकपाऊं? एक रजाई में तो गुजारा करना अब नामुमकिन हो गया है, ना जाने कब तक इस एक रजाई से छुटकारा मिलेगा। रजाई लाने के लिए अक्सर वो सभी बहू में अपने पतियों से झगड़ा किया करती थी। कितनी बार कहा है आप लोगों से कि ज्यादा नहीं, कम से कम 2 नई रजाई ले आओ। कब तक इस एक रजाई में गुजारा करेंगे? ये एक रजाई भी इतनी छोटी है, ऊपर से जगह जगह से फट गई है। इन लोगों को तो बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों एक बराबर है। इन लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है, खुद तो फैक्ट्री में सो जाते हैं। अरे जरा कोई हमसे पूछे कि हम किस तरह गुजारा चलाते हैं। मजदूरी के काम के चलते उन सभी बहू के पति सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सके, और इतनी कम कमाई में उन सभी के लिए नई रजाई लाना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अक्सर सभी बहुओं में उस एक रजाई को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन इन दोनों बच्चों के बचपन के कितने सारे कपड़े यूं ही पड़े हुए हैं। एक तो सारे छोटे हो गए, ऊपर से फट भी गए हैं। नैना उस सभी पुराने छोटे कपड़ों को उठाकर उन्हें फेंकने के लिए गठरी बना रही होती है कि तभी नैना देखती है कि उन सभी गर्म कपड़ों में से काफी सारी रुई बाहर निकल रही है, जिसे देख ये तो काफी सारी रुई है। अगर मैं चाहूँ तो इन रुई से रजाई बना सकती हूँ। इतनी रुई से एक रजाई तो बन ही जाएगी। नैना 2 बड़े बड़े कपड़े लेती है और उनके अंदर वो ढेर सारी रुई भरकर उन्हें चारों तरफ से सिल देती है, और अब नैना खुद की रजाई बना लेती है। ये रजाई तो कितनी ज्यादा गर्म है, मजा ही आ गया इसे ओढ़कर, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। नैना की रजाई को देख सभी बहुएं काफी जलने लगती हैं, क्योंकि वो रजाई सिर्फ एक के ओढ़ने के लिए ही बनी थी। जहां नैना रजाई ओढ़कर आराम करती है, वहीं सभी बहुएं हमेशा की तरह ठंड से कपकपाती हैं। ऐसे ही एक दिन इन पड़ोसियों ने घर तो खाली कर दिया, लेकिन अपना टूटा सोफा यहीं छोड़ गए। इसकी कितनी सारी फॉर्म निकल रही है। वैसे फॉर्म की रजाई भी तो बनती है, तो मैं भी घर में ही फॉर्म की रजाई बना सकती हूँ। फिर नैना की तरह मेरे पास भी खुद की पर्सनल की रजाई होगी। आंचल कपड़े के अंदर फॉर्म भर देती है, और अब उसकी भी फॉर्म की वजह से रजाई तैयार हो जाती है। इन दोनों को क्या लगा, अगर ये फॉर्म और रुई की रजाई बनाकर इतराएंगी तो मैं क्या देखती रहूंगी? मैंने भी अपनी बोरी की रजाई बना ली है, अब मुझे भी ठंड से कांपना नहीं पड़ेगा। एक तरफ संगीता अपने लिए बोरे रजाई बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपने लिए घर में रखी हुई छोटी मोटी कतरन और कपड़ों को भरकर एक कतरनों की रजाई तैयार कर देती है। एक एक कर सभी बहुएं इसी तरह जुगाड़ करके अपनी रजाई बनाती हैं, और जिन लोगों के पास रजाई नहीं थी, बेचारी वो सब ठंड से कपकपाती रहती हैं।
जरा इन महारानियों को तो देखो, अपनी रजाई में तो ऐसे आराम से सो रही हैं जैसे ये मखमल की रजाई हो। और नहीं तो क्या, और एक हमें देख लो, हम किस तरह से ठंड में कांप रहे हैं, मेरी तो कुल्फी ही जम गई है। उन सभी बहुओं को आराम से रजाई में सोता देख कनिका और शालू भी अब दोनों जुगाड़ू तरीके से पत्तों और नारियल के छिलके की रजाई बना देती हैं और आराम से रजाई ओढ़कर रात में चैन भरी नींद सोती हैं। और ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक तो इन लोगों ने जुगाड़ तरीके से अपने लिए रजाई बना ली और ऊपर से उन रजाई में सोकर आराम फरमा रहे हैं, और एक मैं हूँ ठंड में कांप रही हूँ, आग जलाने के लिए जा रही हूँ। कब से सोच रही हूँ लेकिन दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है। ठंड में कपकपाते हुए एकता सब्जियां लेने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में एकता को कई सारा थर्माकोल पड़ा मिलता है, जिसे देख यहाँ तो काफी सारा थर्माकोल है, अगर मैं इन्हें तोड़कर कपड़े के अंदर भर दूं तो मेरे पास भी तो एक रजाई होगी और मुझे इस तरह से ठंड में कपकपाना नहीं पड़ेगा। एकता उन सभी थर्माकोल को इकट्ठा करके घर ले आती है और उनका चूरा बनाकर उन्हें कपड़े में भर देती है। और अब एकता के पास भी ओढ़ने के लिए एक रजाई थी। वहीं प्रीति अपनी जुगाड़ से थोड़ा बहुत कपड़ा लेकर उस फटी पुरानी रजाई को ही ठीक कर उन्हें ओढ़ लेती है। अब तो मैं भी आराम से चैन की नींद सोऊंगी और ठंड में कपकपाना भी नहीं पड़ेगा। सभी बहू के पास अब अपने अपने जुगाड़ से तैयार की हुई रजाई थी। वहीं प्रेरणा और महिमा अभी तक ठंड से कांप रही थी। तुम लोगों ने तो अपना अपना रजाई बना लिया, अब हमें भी कुछ करना होगा, वरना कब तक हम यूं ही इस तरह ठंड में कपकपाते रहेंगे। लेकिन करेंगे क्या, इन सब ने तो रुई कतरन और बोरों से रजाई बना ली, लेकिन अब हम क्या करें। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। इन सभी बहुओं का घर खेत से बड़ा पास था, जिसके चलते उनके घर के आसपास हमेशा काफी सारा चारा पड़ा रहता था। प्रेरणा और महिमा हर रोज की तरह चारा साफ कर रहे होते हैं कि तभी प्रेरणा को उन चारों को देखकर एक जुगाड़ सूझता है। महिमा, हम चारों से भी तो रजाई बना सकते हैं ना, ज्यादा नहीं, कम से कम इससे थोड़ी बहुत ठंड तो रुक जाएगी। और यहाँ देखो, यहाँ तो कितने सारे नारियल के छिलके हैं, तुम चारे की रजाई बनाना और मैं नारियल के छिलकों की रजाई बनाऊंगी। दोनों बहू ऐसा ही करती हैं और जुगाड़ से नारियल के छिलके और चारे की रजाई बना देती हैं। और 10 के 10 बहुओं के पास उनके जुगाड़ से तैयार की गई 10 रजाई होती हैं, जिन्हें वो आराम से ओढ़ कर सोती हैं। और साथ ही साथ अपना सास के लिए भी जुगाड़ से एक रजाई तैयार कर देती हैं। और आज उनके पड़ोस में रहने वाली 1-2 पड़ोसन उनके घर आती हैं और उन सभी 10 अलग अलग रजाई को देखकर काफी हैरान होती हैं। साथ ही साथ अपनी बहुओं का ऐसा जुगाड़ देख कलावती भी उनके काफी तारीफ करती है। बहुओं, तुम लोगों ने तो इतनी अलग अलग तरह की रजाई बना दी, वो भी बिना पैसे खर्च करे। मैं सच आज काफी खुश हूँ। आज मुझे अपनी 10 जुगाड़ू बहुओं पर गर्व महसूस हो रहा है। और नहीं तो क्या, वो तो होना ही चाहिए तुम्हें। हमें भी इन जुगाड़ू रजाई को बनाने के बारे में बता सकती हो तुम। अगर हमारे पास भी इन जुगाड़ू रजाई की तरह रजाई होगी तो हमें भी ठंड में यूं कपकपाना नहीं पड़ेगा। हाँ काकी, क्यों नहीं, हम आपको इन सभी रजाई को बनाने के बारे में बताते हैं। बिना पैसे और आसान तरीके से आप सभी इन रजाई को बना सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। अपने साथ साथ सभी बहुएं गांव वालों को कई सारी अपनी तरह का गरीब लोगों को उन जुगाड़ू रजाई के बारे में बताती हैं, जिससे अब कई सारे लोग इन्हीं जुगाड़ तरीके से रजाई बनाते हैं और ठंड से बचते हैं। वहीं सभी बहू के पास ओढ़ने के लिए खुद की रजाई होती है और किसी को भी ठंड से तड़पना नहीं पड़ता। साथ ही साथ अब उन बहुओं में रजाई को लेकर नोक-झोंक भी बंद हो जाती है। अब 10 बहुएं अपनी जुगाड़ू रजाई में अपने ससुराल वाले और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती हैं। ये लो माँ, आपके लिए नए साल पर ये सुंदर सा तोहफा मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर खरीदा है। देखो जरा इसे खोल के। अरे कितनी सुंदर पैकिंग कर रखी है। पैकिंग इतनी सुंदर है तो अंदर पता नहीं क्या होगा। छूने में तो काफी भारी लगता है। क्या है आखिर अंदर इसके? रंजू गिफ्ट को खोलने लगती है और जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है। और बेटा नेहा, तू क्या लेकर आई मेरे लिए नए साल के शुभ अवसर पर? ला दिखा। नहीं माँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाई, मुझे माफ करना। इस नए साल के अवसर पर भी मैं आपको कुछ नहीं दे पाई। चलती हूँ, बाद में आऊंगी। ऐसा क्या हुआ नेहा के साथ, जो नेहा गिफ्ट लेकर तो आई पर अपनी माँ को गिफ्ट दिए बगैर ही वहां से चली गई? आखिर ऐसा क्या था उस गिफ्ट में? आइए जानते हैं अपनी आगे की स्टोरी में। देखते ही देखते दोनों बेटियां जवान हो गई। सिलाई करके ही कुछ पैसे जमा हुए तो मैं अपनी बेटियों की शादी करूं। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? सिलाई मशीन तो चला रही हो पर लगता है आपका ध्यान कहीं और ही है। चलो जल्दी से बताओ कि आप क्या सोच रही हो। यही कि मेरी दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो गई है, अब इनकी शादी करनी है।
क्या माँ, आप भी ना हमारी शादी की टेंशन मत लीजिए, हमें नहीं करनी शादी। और आप जानती तो हैं, अगर हमारी शादी हो जाएगी तो आपका कौन ध्यान रखेगा। लेकिन जो विधि का विधान है वो तो करना ही पड़ेगा बेटी। बेटी की शादी करनी ही होती है हर माँ बाप को। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सीमा को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का उसके कॉलेज का ही होता है। सीमा उसके पैसों को देखकर अट्रैक्ट होती है और एक दिन घर आकर ये बात अपनी माँ से कहती है। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा घर है, बहुत अमीर है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। सीमा, तुम्हें अंदाजा भी है माँ से ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता तो है कि माँ हम दोनों की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहती है, फिर भी तुमने ऐसा काम किया। तुम बनो शरीफ की मूरत, मुझे मत सिखाओ। मैंने कहा ना, जब मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ तो मैं उसी से ही करूंगी। रंजू को अपनी बेटी का ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो समझ जाती है कि अब उसकी बेटी वही करेगी जो उसके मन में है। और कुछ वक्त गुजरता है। रंजू अपने बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से कर देती है, जो कि बहुत ही अमीर होता है। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? खाना खा लो, खाना कब से रखा है और ठंडा भी हो रहा है। नेहा एक लड़का है जो कि ज्यादा कमाता नहीं है, हम लोगों की तरह ही है, पर हाँ, वो तेरी इज्जत करेगा और तुझे हमेशा प्यार करेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। माँ, मुझे आपके इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। अगर आपको वो लड़का पसंद है तो मैं उस लड़के से ही शादी करूंगी। नेहा की बात सुनकर रंजू बहुत खुश होती है। कुछ दिन बीतते हैं और रंजू अपनी बेटी नेहा की शादी भी अपने मनपसंद लड़के से कर देती है। सुना है मेरी बहन नेहा की शादी हो गई है माँ के मनपसंद लड़के से। सुना है बहुत गरीब है वो, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता है। अब क्या चल रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? अब क्या चाहती हो तुम? यही सही समय है अपनी बहन को नीचा दिखाने का। नया साल आ रहा है, माँ से मिलने जाऊंगी बहुत ही महंगा गिफ्ट लेकर, और वो गरीब देखती हूँ क्या लेकर आती है मेरी माँ के लिए। नए साल के 2 दिन पहले ही दोनों ही बहन अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेने को जाती है। जहाँ सीमा बड़े बड़े ज्वेलरी की दुकान में जाकर अपनी माँ के लिए गिफ्ट्स ले रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा छोटे मोटे दुकानों में जाकर एक सस्ती सी साड़ी अपनी माँ के लिए पसंद करती है। अपनी दोनों बेटियों की आवाज सुनकर रंजू वहां आती है और अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी रंजू अपनी अमीर बेटी सीमा के लाए हुए केक को कट करती है। तभी सीमा अपनी माँ के हाथ में अपना गिफ्ट देते हुए कहती है, ये गिफ्ट ये मेरे लिए लेकर आई है। रंजू अपनी अमीर बेटी के लाए हुए तोहफे को खोलती है। तोहफे को खोलते ही उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर सोने का हार और सोने की तार की बनी हुई साड़ी निकलती है। ये गिफ्ट देखकर रंजू के घर आई गरीब बेटी बहुत ही शर्मसार होती है और वहां से जाने लगती है। तभी रंजू उसके पीछे आती है। क्या हुआ बेटी, तुम वहां से चली क्यों आई? तो और क्या करती माँ, सीमा दीदी ने आपके लिए इतनी सुंदर सोने की साड़ी ली है, इतनी सुंदर गले का हार लिया है, और मैंने ये पुरानी सी सस्ती सी साड़ी ली है। अच्छा, तो तुम ये सस्ती सी साड़ी लेकर आई थी माँ के लिए? मुझे तो पता ही था कि तुम कुछ ऐसा ही गिफ्ट लेकर आओगे, और माँ को तो वैसे भी मेरा ही गिफ्ट पसंद आया होगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है बेटा, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, और तुम दोनों का ही ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत अनमोल है। रंजू दोनों का ही गिफ्ट ले लेती है और दोनों बेटियां अपने अपने घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी अमीर बेटी सीमा अपनी बहन को कोसते हुए कहती है, इस बार भी माँ ने उसी का पक्ष लिया। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस करीब ने, लेकिन मैं भी एक दिन इसको नीचा दिखा कर ही रहूंगी। माँ के पसंद के लड़के से शादी करके अपने आप को बहुत महान समझती है ना। ऐसे ही समय बीतता है और सीमा के नीचे दिखावे की भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसको नीचे दिखाने के लिए एक दिन उसके घर पहुंचती है। सीमा दीदी, आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो बस तुझे देखने आई थी, आखिर मेरी गरीब बहन कैसे रहती है। सीमा के हाथ में कुछ कपड़ों का बैग होता है जो वो नेहा के हाथ में देते हुए कहती है, ये ले, मैं तेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। इन साड़ियों को अब मैं नहीं पहनती। जब भी मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं मेरे लिए एक से एक महंगी साड़ी लेकर आते हैं, और अब ये सारी साड़ी पुरानी हो गई, इन्हें अब तू ही रख ले, तेरे पास तो ये है भी नहीं। शुक्रिया दीदी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। ये साड़ी तो मैं कभी खरीद ही नहीं पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सीमा एक दिन अपने घर में पार्टी रखती है जिसमें वो अपने सभी अमीर दोस्तों को बुलाती है और साथ ही साथ अपने गरीब बहन को भी बुलाती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नेहा भी अपनी बहन की दी हुई साड़ी पार्टी में पहन के पहुंचती है। आ गई तुम, तुम्हारा इंतजार था। और ये तो मेरी ही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें दी थी, लेकिन तुम पर ये साड़ी सही लग रही है। अरे कौन है ये, किस गरीब को बुला लिया तूने अपने इस हाई फाई पार्टी में?
हमारे साथ इसका स्टैंडर्ड मैच भी नहीं होता है। सीमा अपनी पूरी पार्टी में अपनी बहन को बहुत ही बुरी तरीके से जलील करती है। नेहा को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, पार्टी खत्म होने के बाद नेहा पूरे घर की सफाई अपनी बहन से करवा रही होती है। नेहा चुपचाप सारे घर की सफाई कर रही होती है। हर जगह झूठे बर्तन, प्लेट, ग्लास फैले हुए होते हैं। नेहा, तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा यहाँ साफ सफाई करने को? राहुल गुस्से में सीमा को तेज तेज आवाज देते हुए नीचे बुलाता है। सीमा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी छोटी बहन नेहा से अपने घर का सारा काम करवा रही हो। नीचा गिराने के चक्कर में तुम भूल गई कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। आज तो तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल पार्टी खत्म होने के बाद दीदी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने ही उन्हें बोला कि जाकर आराम कर लो, और मैं ये सारा काम करने लग गई। सीमा अपनी बहन नेहा की बात सुनकर शर्मसार हो जाती है कि उसने आज तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया और आज भी वो उसके साथ गलत ही कर रही थी। लेकिन फिर भी नेहा ने अपनी बहन को बचाते हुए उसके लिए झूठ बोला। नेहा को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगती है। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, नीचा दिखाया, और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। सीमा की खटास अब धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अब वो अपनी बहन के साथ मिलकर रहने लगती है और उसके पैसों से भी खूब मदद करती है, जिससे नेहा भी अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपके सामने कोई गरीब इंसान हो या कभी आपको किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो आप उसकी किस तरीके से मदद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।